एज इट इज भेजा जा सकता है। जॉइंट प्रोसेस कौन सा है? डिपार्टमेंट ए या बी? बी किस लिए? ये बड़ा ऑनलाइन सोर्स का आवाज आ रही है। चलिए फर्स्ट लाइन से दोबारा मैं सेट होता हूँ। ऑनलाइन सोर्स से आवाज आ रही थी। There's a Clone Limited manufactures two joint products by the name of pollen and stigma in the ratio of 65-35, which means अगर 100 kgs बनेंगे तो उसमें 65 पोलन के होंगे और 35 स्टिग्मा के होंगे। Company has two production departments, A and B. Pollen can either be sold at separator point, is trying to underline, or can be further processed at department B and sold as a new product. Seeds. क्या सीड्स को बनाने से पहले पोलन बनाने पड़ेंगे? लेकिन पोलन को एज इट इज भी बेचा जा सकता है और फर्दर प्रोसेस करके फिर प्रोडक्ट का नाम शायद बदल दिया, सीड्स का नाम रख दिया गया। स्टिग्मा इज सोल्ड विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द थ्री प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल। पोलन, स्टिग्मा, सीड्स, सेल प्राइस एंड टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस। Following further information relating to the two departments is available. डिपार्टमेंट ए सिर्फ करने पहले देखिए। मटेरियल एक्स लगता है डिपार्टमेंट ए में 75,000 kgs एट द रेट ऑफ 60 पर kg। मटेरियल वाई सिर्फ डिपार्टमेंट बी में है। ऐसे लेबर का रेट दिया 150 रुपीज पर आवर और आगे आवर्स दिए हुए रुपीज आ सकते हैं। फिर वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी रेट एक दिया हुआ बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिर वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं सर। एग्जांपल बता दें फिक्स की। डरे सर, पता है सर। रेंट है और इंश्योरेंस है, परमानेंट एम्प्लॉइज है, डेप्रिसिएशन चले ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स की तो बटा वेरिएबल ओवरहेड्स की यार, रॉ मटेरियल ओवरहेड्स में आना है यार। फ्यूल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो वेरिएबल पोर्शन है, तो दो तीन एग्जांपल्स ध्यान में रखा करें। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स का हिस्सा तो नहीं। लास्ट लाइन पढ़े टेबल में। मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशियो का मीनिंग होगा कि अगर 100 kgs इनपुट होती है तो 88 kgs आउटपुट होती है। कोई लॉस नजर आ रहा है यहाँ से? डिपार्टमेंट ए में 12% लॉस है और डिपार्टमेंट बी में 4% लॉस। नेक्स्ट लाइन, मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। पहले मटेरियल ऐड होता है फिर लेबर ओवरहेड्स लगते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में अंडरलाइन करें, जॉइंट कॉस्ट is allocated on the basis of net realizable value at separator point. नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट, कल भी वर्ड आया था, क्या मीनिंग था इसका? फेयर वैल्यू एट सेपरेट ऑफ निकाल लेंगे और अगर सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे तो माइनस कर देंगे। कल वाले क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस आए नहीं थे, इस क्वेश्चन में जरा फर्स्ट टेबल देखेंगे ऊपर आप, उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस भी अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट इसकी दो है, कैलकुलेट करें जॉइंट कॉस्ट और फिर इसे दो प्रोडक्ट्स के दरमियान अपोर्शन कर दें। और फिर सेकेंडली कह रहा आपसे एडवाइस करें कि जो क्लोन लिमिटेड है पोलन को एज इट इज बेच दे या पोलन को सीड्स में कन्वर्ट करके बेचे। आप बताएंगे कैसे बेचना चाहिए? ये डिसीजन कैसे हो सकता है कि पोलन को एज इट इज बेच दें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें? अगर पोलन बेच के प्रॉफिट ज्यादा है तो पोलन एज इट इज बेच दें, और अगर सीड्स को बना लेने के बाद प्रॉफिट ज्यादा है तो सीड्स बना के बेच दें। तो किस बेस पे ये डिसीजन हो सकता है? अगर हम वर्किंग कर लें कि पोलन बेच के प्रॉफिट कितना है और सीड्स बेच के प्रॉफिट कितना है,
तो जिस स्टेज पे ज्यादा प्रॉफिट लग रहा होगा वो काम फिर कर लेना चाहिए। ठीक है सर, रिक्वायरमेंट ए पे पहले फोकस कर लेना, जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और पोर्शन करना है। हाँ जी, फॉलोइंग लिस्ट। Clone Limited, joint cost, calculation of joint cost. अब यहाँ से मेरी सजेशन यही है कि सबसे पहले डायग्राम सॉर्ट ऑफ बना ली जाए, एक पेज छोड़ दें, वर्किंग्स के लिए आता। ये ऑनलाइन सर्च प्लीज साथ है, थोड़ा सा बनवा दीजिएगा पहले, मैं डाटा पढ़ के ना। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है सर, कौन सा डिपार्टमेंट है सर? डिपार्टमेंट ए के एंगल से बताएं इनपुट कितनी है, डिपार्टमेंट ए में इनपुट कितनी है? 75,000 kgs किस मटेरियल की इनपुट है? मटेरियल एक्स। अगर 75,000 इनपुट है और इनपुट आउटपुट रेशियो नीचे गिवन है, ढूंढे सर, कैलकुलेटर पकड़े जरा, कितने केजीज तो वैसे ही लॉस हो जाना है। 12% मीन्स कितने केजीज लॉस हो जाएगा? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय पर पर्सन, कितना आंसर आ रहा है? 9,000 केजीज ने लॉस हो जाना। वर्किंग हो गई, ये लॉस नॉर्मल होगा या नॉर्मल होगा? इंफॉर्मेशन अगर ना हो, बस उसने 188 बताया, एक्सपेक्टेड है एक्चुअल है पता नहीं है मुझे, सही मतलब क्या इतना ही होना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में या नहीं होना चाहिए और होता है। समटाइम वर्ड लिख सकता है ना कि एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन हो जाता है। तो अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करना अपने, लिखें नॉर्मल लॉस। समझ आ गई मेरी बात? 100 केजीज अगर इनपुट करते हैं तो आउटपुट बनती है कितनी? 88%। तो 9,000 सबका आ गया जी, 9,000 आ गया सर। दोबारा कैलकुलेटर पे लिखें 75,000 इंटू 88% करें। अब डेफिनेटली -9,000 भी हो सकता है, लेकिन 66 आया क्या है? 66,000 आया क्या है? आउटपुट आई, इनपुट है 75,000 केजीज और 88% आउटपुट निकली है 66,000 केजी। अब जरा फर्स्ट लाइन में जाए क्वेश्चन की, फर्स्ट लाइन में जाए सर, आउटपुट की के नाम क्या है? तो अब ये जो 66,000 है ये फिर किस रेशियो में बनेगा? ये ठीक है, प्लीज क्लियर, आंसर्स बताएं। पोलन के फाइनली फिर कितने केजीज होंगे? 42900 आया कैसे है? 75,000 इंटू 88% और मल्टीप्लाइड बाय 65%। पहले आउटपुट निकालिए आपने और फिर आउटपुट की एक परसेंटेज दी हुई है कोलन स्टिग्मा में, और स्टिग्मा के बैलेंसिंग निकलाएंगे या 35% निकलाएंगे, 23,100 शायद। ठीक है सर, ये ब्रेकअप समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन करिए फर्स्ट पैराग्राफ में वापस है, फर्दर देखें कोलन स्टिग्मा का क्या होना है? स्टिग्मा कैसी स्टेज तक रहना है?
इधर ही रहना है सर। पोलन ने कहाँ जाना है? डिपार्टमेंट बी ने, अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो। और अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर यहीं रहना है। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो किसने कहाँ जाना है? पोलन ने डिपार्टमेंट बी में जाना है। जरा डिपार्टमेंट बी जरा देख लें। डिपार्टमेंट बी में फिर क्या होना है? क्या को फर्दर रॉ मटेरियल ऐड होना है? कंसंट्रेशन रखिए कि नई चीज आ रही है। ये तो पोलन है। क्या ये भी डिपार्टमेंट बी के एंगल से कोई इनपुट है? अब ये भी सॉर्ट ऑफ पोलन सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बन रहा है सीड्स के एंगल से, जिस तरह सी और जी बन रहा था। सी और जी सर जी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पोलन बनाना पड़ेगा क्या सीड्स के लिए? तो पोलन ने अब इनपुट बनना है डिपार्टमेंट बी में, लेकिन लग रहा है कि इसके साथ साथ एक मटेरियल वाई ने मिक्स होना है। तो उसके कितने केजीज इनपुट होना है? तो पोलन बन के डिपार्टमेंट बी में किसके साथ मिक्स होंगे? किसके साथ मिक्स होंगे सर? वाई के भी कुछ केजीज हैं सर जी। वाई के भी केजीज हैं सर। कितने केजीज हैं? 12,000। तो टोटल इनपुट फिर कितनी बनेगी? टोटल इनपुट फिर कितनी बनेगी? ऐसे ही होगा ना यार। 42,900 केजीज इनपुट है सर जी। 42,900 इनपुट है सर। फर्दर वाई कितना इनपुट हो रहा है? टोटल इनपुट हो गई 54,900। अब जरा डिपार्टमेंट बी में इनपुट आउटपुट रेशियो की तरफ आए। डिपार्टमेंट बी में इनपुट आउटपुट रेशियो इतनी है 196। क्या मतलब बन रहा है इसका? यहाँ कितना लॉस हो जाएगा? और परसेंट मीन्स 42,900 प्लस 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4%। क्या आंसर आ रहा है? 2196। और 96% या बैलेंसिंग फिगर 2196 के बाद किस चीज की प्रोडक्शन रह जाएगी फिर? सीड्स की कितनी? 52,704। ठीक है, वर्किंग क्लियर है? आप देख के लिखी जा रहे हैं, सोच ही कुछ नहीं रहे। सही होगा, लिख रहे सर। जी नुमान साहब, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में एक रेशियो दी हुई है 65-35%। कोलन स्टिग्मा जॉइंट प्रोसेस से दो जॉइंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उसकी एक आउटपुट रेशियो दी हुई है। जी सर। क्या नहीं, जो प्रोडक्ट सीड्स है, अब उसको बनाने के लिए वो कह रहा है कि एक शायद कोलन में फर्दर कुछ चीज मिक्स की जाती है तो सीड बनता है। दोनों इनपुट ही है ना। कोलन ने जाना था डिपार्टमेंट बी में, और वहां एक फर्दर मटेरियल भी ऐड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, तो फिर दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। नहीं, आपके सामने ही है जितनी बनेगी। अब अगर वो ये कहे कि 2 केजी से एक यूनिट बनता है, 4 केजी से भी बन सकता है, 2.5 से भी बन सकता है, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल बस यही हो सकता है। समटाइम्स हो सकता है एक ज्यादा केजी से एक यूनिट बनता हो, लेकिन उसकी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इतने केजी से अगर लॉस इतना है तो फिर इतने केजीज बनेंगे। केजीज है ये सारा, ये सारी क्वांटिटी इस वक्त जो यूनिट्स के एंगल से है ये केजीज है सारा। और अगर हमें इन्फॉर्मेशन ना हो तो फिर 1 केजी से एक ही यूनिट बनेगा, लेकिन समटाइम ज्यादा भी हो सकता है। ये एनी अदर कंफ्यूजन? एनी अदर कंफ्यूजन सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी सर, अब ये डायग्राम इसलिए बना दी, जरा पिक्चर जरा सामने आ जाए, बाकी आप रिक्वायरमेंट है दोबारा देखें। ये बेटा सीज की वैल्यू की समझ आ जाएगी बेटा, कैलकुलेटर कैंडी पकड़िएगा।
42,900 लिखें प्लस 12,000 करें -2196 लॉस है 4% इज इक्वल टू बेटा कैलकुलेट करें 52704 बन जाएगा या इसे 96% ऑफ इनपुट करना ठीक है बेटा फिगर समझ आ गई प्लीज 52704 ये आप लोग जरा देखे जॉइंट कॉस्ट किस डिपार्टमेंट में तो डिपार्टमेंट ए के कॉस्ट अगर पूरी कर लें तो क्या जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी सर आ जाए वर्किंग करवानी बस आप देखें डिपार्टमेंट ए का डाटा डिपार्टमेंट ए स्टार्ट लें क्या क्या ऐड होना उसमें मटेरियल एक्स डायरेक्ट मटेरियल ठीक है कितनी क्वांटिटी सर 75,000 into 60 answer is 4.5 million 45 lakh लिखना पूरा ही लिखना फिलहाल 45000000 मटेरियल बाय कंसंट्रेट करें सर जी मटेरियल बाय वो क्यों नहीं डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट एक्यूमुलेट हो रही है डिपार्टमेंट बी क्यों है जॉइंट प्रोडक्ट्स किस डिपार्टमेंट में बन रही है बी में क्या हो रहा है किसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है डायरेक्ट लेबर हाउ मेनी आवर्स hourly cost थी 150 1.8 million वेरिएबल ओवरहेड्स का लिंक भी लेबर आवर्स के साथ है 125 रुपीस पर लेबर आवर कैसे वर्किंग करूं लेबर आवर्स इनटू 125 1.5 मिलियन फिक्स्ड ओवरहेड्स भी डायरेक्टली देने की बजाय उसने लेबर आवर्स के साथ लिंक किए हुए 1.2 मिलियन ये वर्किंग क्लियर है सर सम करें जी कश्यप सम बताएं सम 9 मिलियन का नाम बताएं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ठीक है जॉइंट है ठीक है लेकिन शायद एक स्टेप अभी फर्दर सोच लेना चाहिए यहाँ तक आ जाएंगे हाँ जी एक मिनट 9 मिलियन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का सम है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है नोट कर दिया जरा डेटा ढूंढ के बताएं ये इनिशियली कितने 1000 केजीज की कॉस्ट है 75,000 केजीज की कॉस्ट इनिशियली अब जरा डायग्राम पे एक नजर जरा हो जाए तो 75,000 केजीज में 9,000 तो नॉर्मल लॉस था तो क्या इसके अंदर 9 मिलियन के अंदर नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी है कॉस्ट है लेकिन उसे एलोकेट नहीं होनी अगर लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू दी होती तो वो फिर लेस करके जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती लॉस को कॉस्ट देनी नहीं नॉर्मल लॉस रिकवरी वैल्यू है नहीं देयरफॉर यही 9 मिलियन फाइनली अपोलन और स्टिग्मा में एलोकेट होगा ठीक है तो फाइनली शायद यही जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जरा कल वाले क्वेश्चन की वर्किंग निकाला जरा क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार्ट में जो एक वर्किंग की थी इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाली उसमें भी इनिशियली 30,45,000 आया था 13,45,000 आया था सर जी आया था सर
लेकिन उसमें एक लॉस भी था, नॉर्मल लॉस भी और एक बाय प्रोडक्ट भी थी, और दोनों की रिकवरी वैल्यूज अवेलेबल थी। यहाँ बाय प्रोडक्ट तो सच नहीं है, लेकिन नॉर्मल लॉस अवेलेबल है, लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू ना होने की वजह से 9 मिलियन ने एज इट इज जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट होना है। ठीक है, नहीं क्लियर? एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप लोग रिक्वायरमेंट देखें, कुछ रह तो नहीं गया? अभी यही चल रही है शायद, अभी तो जॉइंट कॉस्ट आई है, एलोकेशन भी करनी है। ठीक है, हेडिंग बनाए, टेबल बनाए, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ये करेंगे स्टार्ट। अब ये कॉलम्स बेटा फाइनल करें। सबसे पहले क्या लिखें? प्रोडक्ट नेम बता, पोलन एंड स्टिग्मा। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ढूंढे पोलन के कितने केजीस, 42900 23100। जी अब मेथड जरा ढूंढने कौन सा, क्वांटिटी की बेस पे एलोकेट कर देना है या एनआरवी की बेस पे एलोकेट करना है? अब एनआरवी तक पहुंचने का तरीका बताएं। पहले सेल वैल्यू आएगी, सेपरेट पॉइंट पे आएगी, फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, लंबा प्रोसीजर है। बताएं अगले कॉलम में क्या लिखो? सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढना है। कंसंट्रेट कीजिएगा फुल, यहाँ गेम ऑन है, एक दो मसाइल आएंगे। सेल प्राइस पर यूनिट बताएं। 900 और 90 और 300, 125 क्यों नहीं ले रहे? तो क्या सेल वैल्यू एट सेपरेट पे नहीं आना? क्या सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट पे नहीं आना? सर ये शायद पहली दफा सिचुएशन है ये क्वेश्चंस में। एक सेकंड डायग्राम देखें जरा। क्या पोलन्स आर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट? क्या पोलन्स आर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट? अगर सर पोलन सेपरेट पॉइंट पे सेल ना हो रहे होते, फिर हमें कहां से रिवर्स आना था? फिर हमें सीड से शुरू करना पड़ना था और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करके पोलन से करना पड़ना। तो इस केस में वो इशू आया नहीं है। यकीनन पोलन्स फर्दर प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन पोलन्स आर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट, देयरफॉर हम वही प्राइस ले रहे हैं। अगर पोलन सेल ना हो रहे होते, हम सीड्स की फाइनल सेल प्राइस लेते, उसमें से डिपार्टमेंट बी का खर्चा लेस करते, फिर सेपरेट पॉइंट अज्यूम्ड कैलकुलेट करते उसके सेल प्राइस। समझ आ रही मेरी बात? तो क्या अगर 90 अवेलेबल है, ढूंढे दोबारा 90, तो क्या है 90? पोलन की अपनी सेल प्राइस, तो उसको एज इट इज यूज करें। स्ट्रेट अवे 42,900 करके मल्टीप्लाई बाय 90, आपके पास पोलन की सेपरेट ऑफ प्राइस, सेपरेट ऑफ पॉइंट की सेल प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम बना लें। फाइनल सेल प्राइस ही मेरा ख्याल है इस वक्त सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट है। सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। जी आंसर बताइए। 3861,000 6930,000। जी दोबारा डायग्राम देखें। किस वक्त की वैल्यूज आ गई, किस स्टेज की? नहीं वो मतलब डिपार्टमेंट ए के फौरन बाद की आ गई। अब नेक्स्ट कॉलम बनवाए।
अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वाले कॉलम की जरूरत क्यों नहीं है? सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ ही अवेलेबल है। स्टिग्मा ने तो सेल ही यहाँ होना और पोलन भी यहाँ बिक जाता है और हमने उस वक्त की सेल प्राइस ले ली है। अगर सीड से रिवर्स आते हैं तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का कॉलम आना था पोलन की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए। लेकिन क्या ये पोलन ही की एज इट इज सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आ गई है? तो कौन सा कॉलम आज नहीं है? कल तो था यार, एक नजर देखे जरा काइंडली क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल, और जरा उसका क्वेश्चन ढूंढ के बताओ उसमें क्यों था। अल्फा 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 अल्फा, क्या अल्फा को फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे थे? क्या स्प्लिट पॉइंट पे भी अल्फा सेल हो रहा था? उसको सेल ही फर्दर प्रोसेस करके किया जा रहा था, तो वहां में कहां से रिवर्स आना पड़ा था? फाइनल सेल प्राइस में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके स्प्लिट अप पे आना पड़ा था। क्या हम ऑलरेडी स्प्लिट अप पॉइंट पे ही इस वक्त मौजूद है? देख लें, दोबारा देख लें, दोबारा देख लें। स्टिग्मा ने तो वैसे ही फर्दर प्रोसेस होना नहीं था, पोलन ने होना तो है, लेकिन पोलन इस स्टेज पे भी बेचा जा सकता है। हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू तब कैलकुलेट करेंगे if the products are not sellable at separate point। याद आ गया? नेक्स्ट कॉलम बता दें, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब सेलिंग एक्सपेंसेस वाला कॉलम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एनआरवी मेथड है। सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ फीस आ गई हैं, लेकिन एनआरवी मेथड से वर्किंग करनी है। देयरफॉर एक नया कॉलम किसका बन गया? सेलिंग एक्सपेंसेस। और सेलिंग एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में अवेलेबल हैं, ढूंढ के लिखवाएं कौन से वाले लिखूं। पोलन के और स्टिग्मा के कितने कितने हैं? 135,000 एंड 306,000 रिस्पेक्टिवली। जी सर। बेटा हमने कब कहा कि बाय सीड्स बाय प्रोडक्ट है सर? सबको दाग लिए इतना बड़ा इल्जाम। क्या सीड जॉइंट प्रोडक्ट है? कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट का एलोकेट होनी है। अगर क्या ना बिक रहा होता तो फिर हमें कहां से कहां आना पड़ना था? पोलन ना बिक रहा होता फिर हमें सीड से पोलन की तरफ रिवर्स आना। फिर इतना बड़ा इल्जाम, अल्लाह ना करे वो बाय प्रोडक्ट हो। सेलिंग एक्सपेंसेस 135,000 एंड 306,000। ना करें सर जी, ना करें, तो बस करें, काफी हो गया, शुरू तो अभी किया था सर। यकीनन पढ़ाई की बात हो रही होगी यार, क्या हो गया? सेलिंग एक्सपेंसेस सर मिल गए, सीड्स के क्यों नहीं ले रहे? गिवन है तो सही यार, किसके लेने हैं? जॉइंट प्रोडक्ट्स के, वो अवेलेबल। कौन सा कॉलम नेक्स्ट बन जाएगा? एनआरबी एट सेपरेट। कैसे आएगी फिगर? बोल देंगे जरा, फॉर्मूला बोल दें। सेल वैल्यू एट सेपरेट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, आंसर बिकम्स 3726 000 6624 000। अब यहां से टोटल हो जाएगा और एलोकेशन किस अमाउंट की हो जाएगी वो बोल देगा। अब किस अमाउंट को एलोकेट होना सर? 9 million will be allocated between Poland and Sigma based on their respective NRVs। करें जी फाइनल जी, कंप्लीट करें। एनआरवी सम आ जाएगा मतलब 10.35 मिलियन। जी ठीक है कैसा? जॉनसन ठीक है प्लीज। थ्री 726 डिवाइडेड बाय
10350 multiplied by 9 million is equal to 3240000 हो जाएगा और 5760000। ओके जी प्लीज दोबारा देख रहे रिक्वायरमेंट है आप कंप्लीट है। रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट है सर। क्या क्या करना था? जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन हो गई, सॉरी जॉइंट कॉस्ट की कैलकुलेशन हो गई और उसकी अपोर्शनमेंट हो गई। बी रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ेंगे। बी रिक्वायरमेंट एडवाइस अब आपने देनी है कि सीड्स को बना के बेचें या पोलन को एज इट इज स्प्लिट अप पॉइंट पे बेच दें। तो ये क्लियर है कि प्लीज ये डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे होना चाहिए। अगर पोलन्स को बना के बेचने का प्रॉफिट ज्यादा है तो पोलन्स को एज इट इज बेच देना चाहिए, और अगर सीड्स को बनाने से और बेचने से ज्यादा प्रॉफिट है तो अकॉर्डिंगली सीड्स को बनाना चाहिए। ओके आई वर्किंग करेंगे वेदर पोलन और सीड्स should be sold। दो वर्किंग्स होंगी, पहले एक प्रॉफिट अलग पोलन्स के एंगल से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सीड्स के। एक बी पार्ट में द वर्किंग वन सॉर्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोलन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टाइप चीजें मिला प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोलन करवाना है काइंडली प्लीज। डाटा सारा इर्द गिर्द दिए, सही ढूंढना प्लीज। स्टार्टिंग पॉइंट बता किसकी डोनेटेड क्वांटिटी सोल्ड ऑफ पोलन 42900। प्रोडक्शन है या सेल है? प्रोडक्शन है और स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन, देयरफॉर प्रोडक्शन ही सेल। याद रहेंगी बातें। क्वांटिटी बोलिएगा 42900। एक केजी का प्राइस, एक केजी की प्राइस क्या है? 90 रुपीज पर केजी सेल प्राइस 3861,000। यहाँ फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। दो चार ऐसी चीजें हैं जिनमें आपने कंफ्यूज हो जाना अगर आपने कंसंट्रेट ना किया। जो फिगर्स आ रही है बड़े गौर से देखें। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस यूनिट per unit is equal to sales. The sale quantity is same as production quantity because there is no information of stocks. आगे बढ़ो। सेल के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक किसका और कौन से फिनिश गुड्स? डैश। ठीक है डेफिनेटली ऐसा ऐसा टाइम बचाएंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये चीजें याद होनी चाहिए क्या क्या हो सकता है। प्लस तो होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तलाश करें जी। ढूंढे 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 डाटा ढूंढे डाटा। क्या सिर्फ शेयर ऑफ कॉस्ट ही है? फर्दर प्रोसेसिंग भी तो हो रही है। अगर पोलन को एज इट इज बनाएंगे तो बस किस डिपार्टमेंट में से शेयर ही मिलेगा? सिर्फ ए में से शेयर ही मिलेगा, वही टोटल कॉस्ट होगा। क्या आंसर आया था? 3240000। ओके प्लीज। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्यों नहीं ऐड हो रही? क्या अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बच जाएगी? कब इंकर होगी? अगर सीड्स बनाएंगे तो हम क्या इस वक्त कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर पोलन्स को एज इट इज भेज दिया जाए तो क्या प्रॉफिट होगा? ठीक है सर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी ढूंढना है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, 0-0 ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, फॉलन का ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक, हमें सिर्फ ये बताया हुआ प्रोडक्शन ये है और स्टॉक से इंफॉर्मेशन नहीं है। वी अज्यूम प्रोडक्शन एंड सेल सेम है, देयरफॉर यही 3240 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी बन जाएगी। यूज तो हो रहे हैं प्लीज कुछ चीजों से। ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए कैसे? 6-1-6-2-1-0-0। एक सेकंड जरा यहाँ तक इकट्ठे हो जाए सर, एक नजर देखने को यहाँ तक कंफ्यूजन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। ये क्वेश्चन का डाटा देखें, ग्रॉस प्रॉफिट से आगे कुछ अवेलेबल है? क्या ग्रॉस प्रॉफिट से आगे कुछ आता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट से आगे कुछ आता है सर? कुछ लोग कह रहे हैं वो पहले ही माइनस हो गए। जो लोग कह रहे हैं वो भी गौर से देखें और जो नहीं कह रहे वो भी गौर से देखें, बाद में वजन तो है। एलोकेशन टेबल पे आइएगा बेटा, ये करनी छोटी छोटी चीजें सही क्लियर हो यार। एलोकेशन टेबल बनाते हुए क्या सेल वैल्यूज में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए हैं? क्या एनआरवीज आ गई हैं? और क्या एनआरवीज की बेस पे जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एलोकेशन हो गई है? तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन में सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ गए हैं? सेल्स कहां से शुरू हुई है? ये कोई एनआरवी से शुरू की है हमने वर्किंग या ग्रॉस सेल से शुरू की है? सेल है क्या? इस सेल में से जो जिस सेल से हमने स्टार्ट किया है, इस सेल में सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए। इस सेल जी एलोकेशन टेबल दोबारा सामने रखा। एलोकेशन टेबल में कर क्या रहे होते हैं? एलोकेशन टेबल बना क्यों रहे होते हैं? सिर्फ 90 लाख रुपए को एलोकेट करना था। 90 लाख रुपए को एलोकेट करने के लिए एग्जामिनर ने कहा था एनआरवी मेथड यूज करें। एनआरवी मेथड यूज करते हुए हमने सेल वैल्यूज में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करके जो एनआरवी बनाई, उसका मकसद सिर्फ ये था कि वहां से एक प्रोपोर्शन बन के एलोकेशन हो जाए। बोर्ड जरा देखिएगा जरा, सेल्स में से कोई एक्सपेंस माइनस है? नीचे आइएगा जरा, 3240 के क्या ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से शेयर है या इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस भी शामिल है? 90 लाख में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही है, तो उसमें से ये शेयर है इस प्रोडक्ट का। तो हम जिस प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं, क्या उस प्राइस पे बेचने के लिए हमें सेलिंग एक्सपेंसेस भी करने हैं? या हम ये कहते हैं वो तो ऑलरेडी माइनस हो गए? वो ऑलरेडी कहाँ माइनस हुए हैं? एलोकेशन टेबल में एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए, प्रोपोर्शन बनाने के लिए माइनस हुए हैं। क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंसेस माइनस करके ही प्रॉफिट आएगा? सबसे ऊपर फिगर है कि ग्रॉस सेल है, ये एनआरवी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर सेल की जगह मैंने एनआरवी लिखा होता तो क्या एनआरवी में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए होते? तो फिर डेफिनेटली डबल हो जाना था। लेकिन सेल हमेशा किस प्राइस को कहते हैं? जिस प्राइस पे आपने बेचना वो ग्रॉस होती है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। बाद में अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आके माइनस होंगे, और अगर सेलिंग एक्सपेंसेस हैं या एडमिन एक्सपेंसेस हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस होंगे। क्लियर है मेरी बात? क्या कहा है मैंने, जरा रिपीट कर देना। क्या ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस लिखूं? यार लेस हो गए हैं। नहीं, मुझे क्या जवाब देंगे अब आप? हम कोई जवाब नहीं देंगे। जो हो रहा है खामोशी से हो जाए तो बेहतर है। आवाज हल्की कर रहे तो ज्यादा अच्छा है, डिस्टरबेंस हो रही है। जी कैसा, जरा फाइनल करने क्या करूं? क्या लेस कर दूं? कौन से सेलिंग एक्सपेंसेस? किस किस के प्लस करके करूं? सिर्फ पोलन की कर रहे हैं, पोलन की वर्किंग हो रही है। देखिए जी सेलिंग एक्सपेंस, बहरहाल ये नहीं कंफ्यूजन।
एनी कंफ्यूजन? इस तरह के कुछ और सवाल भी एक्सपेक्टेड है अभी, तो क्लियर रखिएगा अपने आप को। लेकिन डेफिनेटली ये क्वेश्चन तभी अराइज होंगे अगर आप सोचेंगे। आंसर व्हाट इज 486,000? क्या पोलन बना के भेज दें? अब प्रॉफिट हो रहा है यार, प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है। अब क्या करना है, अब क्या करना है? चेक करना, हो सकता है सीड्स को बना के बेचने में ज्यादा हो रहा हो। अभी बात खत्म नहीं हुई, फर्स्ट वर्किंग हो गई। कौन सी वर्किंग स्टार्ट हो गई? हेडिंग बनवाया था, प्रॉफिटेबिलिटी अबाउट ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ में बड़ा। जी सर जी, अब सीड्स के एंगल से एक नजर डायग्राम पहले देख रहे हैं। क्या सीड्स अगर बना के बेचने हैं तो इनिशियली पोलन को बनाना पड़ेगा? और सर जी बनाना पड़ेगा यार, किसे बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा यार। आए अब सी की प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, सीड्स की स्टार्टिंग पॉइंट किसकी किसकी बताएं, सीड की कितनी क्वांटिटी बनेगी? डायग्राम में सब कुछ है, ऊपर ऊपर कितने केजीज बन जाएंगे? 5 to 704। अब वंस अगेन स्टॉक्स नहीं है इसलिए सेल सेम है। 1 केजी कितने का बिक जाएगा? 125। टोटल कितना हो जाएगा? 658800। एनी कंफ्यूजन? कहाँ से है ये क्वांटिटी? 5 to 304 कहाँ लिखा हुआ? कहाँ 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 कहाँ? डायग्राम में लास्ट सीड्स मिल गया। नेक्स्ट लाइन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। किसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है? किसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है? सीड्स का भी नहीं है। पोलन्स स्टिग्मा का भी नहीं है। What is the name of finished goods if we produce seeds? What is the name of the finished good अगर हम सीड बनाएंगे? सीड बहुत मुश्किल है। हम सीड कैसे बना सकते हैं? सीड से तो चीजें बनती हैं। ये प्लस करवाइए आगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किसकी? आगे जी बता नहीं फिर। ठीक है ठीक है ठीक है। किस चीज की वर्किंग रहती है? प्रिंसिपली स्पीकिंग सीड की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में किस किस डिपार्टमेंट का क्या क्या खर्चा आना? डिपार्टमेंट ए से शेयर आना है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का डिपार्टमेंट बी का सारा खर्चा जमा होना, फिर सीड की टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगी। इस तरह की वर्किंग कभी आपने पहले की है? सर जी की है सर। क्वेश्चन नंबर 3 बाइनरी में बड़ा यही वर्किंग तो बार बार होती रही है। क्या सी को जी में कन्वर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनती थी यार? अब स्टेटमेंट किसकी बना रहे हैं हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सीड्स। सीड्स जी की जगह सीड्स और सी की जगह पोलन इज सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। वर्किंग नंबर कौन सी बनेगी हमारी? पहली है दूसरी? चले ठीक है जी, 1 2 जो भी है आए वर्किंग में। जी वर्किंग में कोई इतराज नहीं सर, 2 है 3 है, होपफुली ये कोई मसला नहीं। हेडिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ
असल में शायद इस वर्किंग का मकसद सिर्फ ये है, ये भी शायद जरा क्लियर कर लें। डिपार्टमेंट बी जरा देखें, डिपार्टमेंट बी की जो सारी कॉस्ट है वो मिल के फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो उसका शायद अभी सम करना है। अगर फॉर एग्जांपल वो फिगर अवेलेबल ही हो, डिपार्टमेंट बी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की फिगर अवेलेबल हो, तो शायद हम किस में प्लस करके क्या कर सकते हैं, 3240 जो है उसी में अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड हो जाए तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस वर्किंग का शायद मकसद वही है कि डिपार्टमेंट बी का खर्चा भी जरा इकट्ठा हो जाए। लेकिन मैं ये जरा चाहूंगा कि ये जो वर्किंग हो ही रही है इसको थोड़ा सा डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन एक दफा हो जाए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में? रॉ मटेरियल। अब इस केस में रॉ मटेरियल किसे कहेंगे? सर किसे कहेंगे यार? कोलन, कोलन बेटा। कभी पोलन फिनिश गुड्स बन जाता है, कभी रॉ मटेरियल बन जाता है, कभी ये फिनिश गुड्स है। अगर एज इट इज बेचना, एज इट इज बेचना तो फिनिश गुड्स है, और अगर एज इट इज बेचने सीड्स बना के बेचना है फिर ये सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तब पोलन बेच तो दिए, अभी पिछली जो वर्किंग की उसमें पोलन बेच के प्रॉफिट कमा तो लिया, पोलन बेच के प्रॉफिट कमा लिया है, या यही डिसीजन हो रहा है कि बेचें या ना बेचें? तो वहां से ये फिगर आ गई है कि अगर बेचेंगे तो इतना कमा सकेंगे। अब हम ये देख रहे हैं सीड्स बेचेंगे तो क्या कमा सकेंगे। क्लियर है सर? जी सर। एनी स्टॉक ऑफ पोलन, एनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ पोलन। हिम्मत हिम्मत, फिगर्स ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिगर्स ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के स्पेलिंग आखिर कब तक बोर्ड से देख के लिखेंगे? पता नहीं कितनी दफा आ गए, आप फिर देख के लिख रहे सर। ये एक ही बात रोज कर रहा हूँ, ये समझना जरूरी है, लिखना यकीनन है लेकिन बाद में, लेकिन आप वाइस वर्सा चल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ पोलन 324000 डन है सर। नो स्टॉक ऑफ पोलन क्लोजिंग एज वेल, देयरफॉर यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या बन गया? सही वर्ड बोलिएगा जरा सोच के। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहेंगे। व्हाई? अब इसने बिकना नहीं, इसने फर्दर इस्तेमाल होना। आ जाए इकट्ठे हो। नहीं, एक गेम और, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, बस अभी ठहर जाए, ठहरे ठहरे। ये ठीक है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम 3240। ये आगे चले, डायग्राम देखा करें ना, मैं बार बार कहता हूँ डायग्राम देखें। अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम सीड्स के एंगल से इस वक्त हम सेपरेट पॉइंट पे खड़े हैं, 3240। आगे बढ़ाएं। अब डिपार्टमेंट बी का सारा खर्चा ढूंढना है, क्या ख्याल है? ओ सर जी क्या ख्याल है यार, ढूंढ लें या रहने दें? ढूंढ लेते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट बी में फर्दर रॉ मटेरियल भी है, फिर उसके बाद लेबर ओवरहेड्स है। तो मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट बी भी हेडिंग लिख लें ताकि आपके जहन में रिवाइज करते हुए ये भी आ जाएगी कहाँ से खर्चे फर्दर आए। तो डिपार्टमेंट बी, डायरेक्ट मटेरियल वाई, quantity is quantity is 12,000 multiplied by 25, 3 lakh। करते जाएगा जी। डायरेक्ट लेबर, हाउ मेनी आवर्स?
हाउ मेनी आवर्स, क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में टेबल, डिपार्टमेंट बी का टेबल 3600 आवर्स। रेट कहाँ दिया हुआ है? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पीछे 3600 आवर्स के पीछे 150 5,40,000। वेरिएबल ओवरहेड्स 3600 आवर्स की बेस पे रेट है 65 234। फिक्स्ड ओवरहेड्स करें वाइंड अप करें 3600। फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट 50 पर आवर। ढूंढे, सॉल्व करें। ये रेट जो दिए मैं आपको, ये लेबर आवर्स के साथ लिंक्ड हुए हैं। तो हम क्या करी जा रहे हैं? लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आवर्ली रेट। फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट 50 है। फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट 50 है सर। आंसर आ गया 180। अब अगर आप सिर्फ इसको प्लस करेंगे, डिपार्टमेंट बी में जो कॉस्टिंग हुई है, तो एक टोटल हो जाएगा 1254। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी है। लेकिन क्या सिर्फ यही टोटल कॉस्ट है? फाइनली टोटल कॉस्ट आएगी वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाली प्लस डिपार्टमेंट बी वाली। ठीक है, बात क्लियर है प्लीज? तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग seeds is 4494,000. डबल 494,000। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी? काइंडली यूज करें, देखें कहाँ जाना था इससे, एक फिनिशिंग टच दे जरा। क्यों फिगर फाइंड आउट किए? ढूंढे 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 जरा जाके। डबल 494,000। वर्किंग जो लिख रहे हैं काइंडली नोट कर लें, बाकी बेटा आप कंप्लीट करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है शायद ये सीड्स की। बाकी आगे चले जरा, आगे क्या रह गया? फाइनल डिसीजन लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में तो नहीं कि वर्किंग लिखा? मर्जी आपकी हो तो। वर्किंग तो आपकी चॉइस है, जैसे भी हो सकती है। जी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आ गई हमारे पास 44,90,000 94,000 सॉरी। स्टॉक ऑफ सीड्स ना होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स बनी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल में से लेस होके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2094,000। तो फाइनल सही ले रहा, बात खत्म हो गई या कुछ रह गई? सही डिसीजन ले, अपने हाथ से करें जो दिल करता। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड, पहले आप कर लें अपना। सेलिंग एक्सपेंसेस पे डालूं यार? सर जी सेलिंग एक्सपेंसेस लूं, किस किस के लूं? और यार कोलन भी तो है।
ये जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर देखें पोलन, ये सीड वाली 44940000 की वर्किंग दोबारा देखें, गलती करवा रहे हैं। 44940000 में क्या पोलन बनाने का खर्चा आपने प्लस नहीं किया? सीड्स की कॉस्ट निकालते हैं, पोलन बनाने का खर्चा प्लस नहीं किया यार? सर किया नहीं है सर। तो सेलिंग एक्सपेंसेस पोलन और सीड्स दोनों का मिला के आएंगे ना यार? नहीं, उसमें क्यों आएंगे और इसमें क्यों नहीं आएंगे? क्या सीड्स बनाने के लिए पोलन बनाना जरूरी है? सीड्स बनाने के लिए पोलन बनाना जरूरी है, लेकिन क्या सीड्स बेचने के लिए पोलन भी बेचने हैं? या क्या बेचेंगे, या क्या बेचेंगे? तो अब यहाँ सिर्फ किसके सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे? एनी कंफ्यूजन? आंसर लिखवाएं। 1,80,000। ये क्लियर है प्लीज? दोनों प्लस क्यों नहीं हो रहे? अगर पोलन ही बेचने हैं तो सीड कैसे बनाएंगे? तो अगर पोलन नहीं बेचेंगे तभी सीड्स बना के बिकेंगे, ठीक है? देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फाइनल आंसर आ जाएगा 1,914,000। लेकिन यहाँ रुक के ना पहले रिवाइज करना, फिर बाद में कंक्लूड कर लेते हैं, फिर आगे कोई इशू नहीं है। वो तो नजर आ गया सब कुछ, आप पहले इधर देख लें फिर उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, मैं क्वेश्चंस एक दो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ठीक ठाक खतरनाक कर रहा हूँ एक्सपेक्ट, लेकिन वो खतरनाक क्वेश्चंस जब तक जहन से निकलेंगे नहीं, वो कहीं अंदर ही रह जाएं, एक्यूमुलेट हो जाएं, तो फिर खतरनाक चीजें रह जाती हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले वो जो सेलिंग एक्सपेंसेस वाला इशू था, तो प्लीज उस तरह के एक दो क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप रिवाइज कर लें, तसल्ली से देख लें। कोई सवाल अगर जहन में आता तो बताएं। मैं वो सवाल इसलिए नहीं बताऊंगा जो मेरे जहन में है, कि अगर आपके जहन में नहीं आ रहे तो मैं कोई गलत चीज ना आपके जहन में उंडेल दूं, लेकिन अगर आपके जहन में आ गई तो भाई जरूर निकाल दीजिए। नहीं, वो अल्लाह का शुक्र, कोई मसला नहीं, पहले आप रिवाइज करें, एक नजर रिवाइज करें। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को तो मैंने वंस अगेन इग्नोर किया है इस डिपार्टमेंट में। ये जो कॉस्ट आई है 1254, ये यकीन इसमें नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी शामिल है, लेकिन उसको कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं है, बस सीड की रह गई है, तो वो तो इशू नहीं है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गया? बहरहाल आप एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन अगर आपके जहन में आती है रिजॉल्व करके आगे जाओ। तो अगर आप पोलन बेचेंगे तो फिर सेलिंग एक्सपेंसेस पोलन के इंकर होंगे, और अगर आप सीड्स बेचेंगे तो ऑब्वियसली फिर पोलन के सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं होंगे, फिर सीड्स के सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर होंगे। ठीक हो गया? चलिए कंक्लूजन लिखें, आपका क्या फाइनल डिसीजन है? एज इट इज पोलन बेच दें या सीड बनाएं? कंक्लूजन लिखें। We should sell seeds as it results into extra profit of rupees we should sell seeds as it results into extra profit of rupees जरा कैलकुलेट करना, डिफरेंस ले लेते हैं। 1914 minus 486 142800। यहां भी मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है मेरी, मैं देखना ही चाह रहा हूँ क्या दुनिया वहीं की वहीं है जहां पिछले सेशंस में थी, या दुनिया आगे बढ़ गई है। हिस्टोरिकली जो आपसे बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो कुछ क्वेश्चंस पूछा करते थे यहाँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन। क्या एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या? नहीं सर, उनको छोड़ें आप अपना सवाल से, वो क्या क्या पूछ रहे वो तो मैं ही बता सकता हूँ या वो बता सकते हैं, आपके जहन में क्या आता है वो बता। नहीं सर, ये प्रॉफिट बराबर है, डेफिनेटली आपकी डिसीजन है, फिर शायद एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चंद रुपए भी बचते हो तो क्या चंद रुपए बचाने के लिए काम कर लें? ये जहन में रखें, काम हमने नहीं करना,
नहीं, ये प्लीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं, एडवाइस भी हमने देनी है और काम करना है एम्प्लॉइज में। तो मेरे ख्याल में तो अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा बचता है तो एम्प्लॉइज से काम करवा लेना चाहिए। अब ठंडे दिल से सोचो, तसल्ली से सोचो। अगर तो काम खुद करना हो फिर तो शायद ये भी डिसीजन हो सकता है, रहने दें प्रॉफिट, बिजनेस ही रहने दें। फिर तो इंसान यहां तक भी शायद चला जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फैक्ट्री है, आपका बिजनेस है, आपने लोगों से काम करवाना है इंशाल्लाह। लेकिन पहले अपनी वर्किंग कम से कम सही रखिएगा। लोगों को बाद में ये ना कहिएगा कि आपकी वजह से लॉस हो गया, कैलकुलेशन हमारी थी। क्या 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा कमाया जा सकता हो तो कमा लेना चाहिए? सोच लें, सोच लें, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा। सीड्स का प्रॉफिट क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है कि शायद क्वांटिटी भी ज्यादा बन गई और सेल प्राइस भी ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कम है। बेटा ये तो क्वेश्चन वैसे जाती ही है, ये प्रॉफिट ज्यादा क्यों आया होगा? इनकम बढ़ गई है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं लेकिन शायद उतने नहीं जितनी इनकम बढ़ गई। दरअसल मैं अपना सवाल वापस ले लेता हूँ, इतने खतरनाक सवाल नहीं होते थे। क्वेश्चन एक है कि पोलन बनाने में कॉस्ट भी तो कम लग रही है। जरा देखिए जी पोलन। पोलन बनाने में कॉस्ट कम लग रही है, सीड बनाने में कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो क्यों सीड बना रहे हैं? और बेटा इस तरह के सवाल तो कोई डॉक्टर भी कर सकता है। वो इनकम पे तो देखो, इनकम पे कितना फर्क पड़ा है। पोलन पे अगर खर्चा कम है तो उसकी इनकम भी तो कम नहीं यार। पोलन की इनकम बताएं कितनी है? पोलन पोलन की इनकम, इनकम 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 प्रॉफिट नहीं, इनकम। कहाँ 38 लाख, कहाँ जाके पहुंच गया 65 लाख। तो खर्चा जो बढ़ा है वो उतना नहीं बढ़ा है जितनी इनकम बढ़ गई है। ठीक है सर, एक सवाल मेरा सुने चले, ये जिस तरह के सवाल हो रहे हैं मेरा भी ऐसा होना चाहिए। जी एनी अदर कंफ्यूजन? चलो मेरा क्वेश्चन है, एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढिएगा, कहाँ तक पहुंचा आप लोग? जरा वर्किंग करवा दें दो तीन यार। ये क्वेश्चन नंबर 6 काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा है। अपने रजिस्टर में निकालें जहां आपने सॉल्व किया हुआ। लगता है वो रजिस्टर आज घर रह गए, आज ही छोड़ के आए थे यार। इसका सोता तो है नहीं, फायदा क्या दो दो रजिस्टर लेके जाने का। ऐसे ही हम होमवर्क वाला रजिस्टर घर लेके जाते हैं, बोझ उठाया होता है, डिस्कशन तो हो नहीं रही है। क्लास वर्क के लिए रजिस्टर और होता है, होमवर्क के लिए और होता है। सबके पास अपना अपना होमवर्क वाला रजिस्टर है सर? चंद बातें पहले मेरी सुन लें, उसके बाद अगर कोई आपकी कंफ्यूजन रहेगी तो फिर उसको डिस्कस करता हूँ। मैं अज्यूम करूंगा कि क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ, कम से कम मेरी अजम्पशन ये हो सकती है। जी सर जी, जरा डाटा थोड़ा सा आप भी देख के रिवाइज करना। मैं जो बातें करूंगा वो इसलिए है, जरा जिन हजरात ने डेफिनेटली हो सकता है 1-2 दिन पहले पढ़ा हो, जरा आपके जहन में जरा रिवाइज हो जाए। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम जरा बता दें। तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये फर्दर प्रोसेस होके सेल हो रही हैं। तो सर जी ये तो बता दें यार, कॉमन प्रोसेस का खर्चा बता दें। 21.4 मिलियन, थाउजेंड्स में डाटा दिया हुआ था, काशी पैसे था 21.4 मिलियन। प्रोडक्ट ए बी और सी तीनों फर्दर प्रोसेस होके सेल हो रही हैं। प्रोडक्ट ए का 19 लाख रुपया
फर्दर प्रोसेसिंग का गिवन था, वो सच ही गिवन था यार। क्या प्रोडक्ट ए इज सेलेबल एट स्प्लिट अप पॉइंट, एट स्प्लिट अप या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ही इंफॉर्मेशन है। प्रॉब्लम जो नया है वो ये है कि बी और सी को जब बेचा जाता है तो एक स्पेशलाइज्ड मशीन उसमें इस्तेमाल होती है, स्पेशलाइज्ड मशीन को पैकिंग वगैरह होती है, तो फाइनली उसकी पैकिंग के लिए कोई पैकिंग मशीन है। उस पैकिंग मशीन के जो खर्चे हैं वो 40 पर स्क्वायर फीट है। ढूंढे ढूंढे कहाँ है डेटा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? और हर स्क्वायर फीट ऑफ बी और सी को, हर यूनिट को, सॉरी, हर यूनिट ऑफ बी और सी को 4 स्क्वायर फीट्स एंड 7.5 स्क्वायर फीट्स रिक्वायर्ड है। अगर मैं इस तरह करूं, कैलकुलेटर पकड़ना, हो सकता है आपने अपने आप को सोचा हो, जरा काइंडली मेरी बात भी कंसिडर कर लीजिएगा। हो सकता है जो आपने सोचा मैं भी वही कहना चाह रहा हूं, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। प्रोडक्ट बी और सी पे अब हमारा फोकस है, ए की बहस खत्म होगी, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 19 लाख अलग होगी। प्रोडक्ट बी के यूनिट्स बने हुए 16,000 ढूंढेंगे। 16,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल स्क्वायर फीट्स आ जाएंगे, इंटू 40 कर करेंगे तो प्रोडक्ट बी से रिलेटेड पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट पूरी हो जाएगी। 16,000 को मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 4 करके आंसर को क्या कहेंगे, स्क्वायर फीट्स आ जाएंगे, और इंटू 40 करके स्क्वायर फीट्स की कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली सी का भी हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या था, एक नेक्स्ट पैराग्राफ, पैकिंग मशीन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो इकट्ठी दी हुई थी, उसका एक सम की जगह 480 प्लस 720 प्लस 460, सॉरी 660, 1860 000। अब ये जो 1860 000 ये किसकी कॉस्ट है? पैकिंग मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अब पैकिंग मशीन किस किस के लिए, तो इसने फिर अब बी और सी में एलोकेट हो, क्या ये भी एक सॉर्ट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बनी हुई है, लेकिन ये फर्दर प्रोसेसिंग की जॉइंट कॉस्ट है जो बी और सी में एलोकेट होनी है। लास्ट सेंटेंस अपन, ऑल द फिक्स कॉस्ट आर फिक्स, ठीक है, एंड आर अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग मटेरियल कंजम्पशन इन, ये भी वर्ड शायद थोड़ा सा पतंग किए होंगे, इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। कहता है ये कि ये खर्चे जो है इन्होंने पोर्शन होना है पैकिंग मटेरियल की जो कंजम्पशन है स्क्वायर फीट्स में। जो पैकिंग मटेरियल कंजम्पशन है रुपीज में उसकी बेस पे, या जो पैकिंग मटेरियल की कंजम्पशन है स्क्वायर फीट्स में उसकी बेस पे। तो इस खर्चे ने 18,60,000 ने बी और सी में एलोकेट होना है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ पैकिंग मटेरियल इन स्क्वायर फीट। मतलब इसका ये कैलकुलेटर बोलेंगे 16,000 इंटू 4 किया था भी आपने, 64,000 स्क्वायर फीट लगने हैं बी को, सी में वर्किंग रिपीट करें 20,000 इंटू 7.5, ये 1,50,000 केजी सॉरी स्क्वायर फीट्स होंगे सी के। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास एक टोटल स्क्वायर फीट्स आ जाएंगे। तो ये वाली जो वर्किंग है ये करनी मेरे साथ देखिए, एक एलोकेशन टेबल बनवा देता हूं, ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन करके, मैं ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेट करनी थी शायद। रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट क्या थी सर जी? ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन है ना, तो ज्वाइंट कॉस्ट तो 21 लाख सॉरी 21.4 मिलियन है, तो उसकी एलोकेशन देखिए प्लीज। प्रोडक्ट का नाम लिखो, प्रोडक्ट नेम, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 12,000, 16,000, 20,000, method of allocation,
नेक्स्ट कॉलम सेल प्राइस पर यूनिट होना है 1200, 1400, 1850। क्या मल्टीप्लाई करने से सेल वैल्यू सेपरेट अप आ जाएगी? फाइनल सेल वैल्यूज आएंगी, तीनों की फर्दर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। तो फाइनल सेल वैल्यूज आ जाएंगी 14.4 मिलियन, 22.4 मिलियन, 37 मिलियन। डन है सर? ओके सर। अब यहाँ एक फाइनल सेल वैल्यूज है। अब हमें नेक्स्ट चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ए गिवन है। अब यहाँ हमें बी और सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट चाहिए, उसकी हमें एक एक्स्ट्रा वर्किंग करनी। एनी कंफ्यूजन? इसके अलावा कोई इशू नहीं? मतलब फाइनली मैं इसी की वर्किंग करने लगा, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं। अब किस चीज की वर्किंग करवाने लगे आप? फर्दर प्रोसेसिंग। जी सर जी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ बी और सी में भी दो चीजें आती हैं। अब डेटा तो देख लीजिएगा प्लीज अपने पास। क्या बी और सी को फर्दर अगर कंप्लीट करना है तो पैकिंग मशीन इस्तेमाल होनी, तो पैकिंग मशीन के खर्चे हैं। क्या पैकिंग मटेरियल भी लगना है? पैकिंग मटेरियल का भी खर्चा है और जिस मशीन पे लगना है उसका अपना भी खर्चा है। तो पैकिंग मटेरियल का खर्चा तो शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है, उसकी वर्किंग करवाएंगे। बी बी का पैकिंग मटेरियल 16,000 इंटू 4 इंटू 40। सी का 20,000 इंटू 7.5 इंटू 40। आंसर बताइए। 25,60,000 और 6 मिलियन। ये किस चीज की कॉस्ट आ गई? पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट आ गई है बी और सी की 2560। अब क्या लेना मुझे? अब मुझे क्या लेना सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट लेनी है 18,60,000 जो कंबाइन दिया हुआ। अगर कोई लिखना चाह रहा तो काइंडली प्लीज अभी वेट करें, मैं बात पूरी करूं, फिर बाद में जो चीज आपने लिखी है मुझे बता दीजिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है मशीन की 18,60,000, उसमें अब फाइनली इशू क्या रह गया? वो किस किस में डिवाइड होनी है? बी और सी में एलोकेट होनी है। और फाइनल लाइन काइंडली दोबारा पढ़ना, किसकी बेस पे एलोकेट होनी है? पैकिंग मटेरियल की कंजम्पशन, लेकिन स्क्वायर फीट्स में। ये जरा फिगर्स देखने जो मैंने पहले कॉलम में लिखी है, ये क्या चीज है? ये भी पैकिंग मटेरियल की कंजम्पशन है लेकिन रुपीज में। वहां वर्ड्स लिखे हुए पैकिंग मटेरियल कंजम्पशन स्क्वायर फीट्स में। ये पैकिंग मटेरियल की कंजम्पशन स्क्वायर फीट्स में। तो यहां से ऑप्शन ही बनेगा पोर्शन और डिवाइड बाय 4 भी किया जा 40 भी किया जा सकता है। और शायद सीधा काम ये भी है कि हम एक रिवाइज वर्किंग कर लें। मसला 16,000 इंटू 4 64,000 kgs। ऑब्वियसली डिवाइड बाय 40 भी किया जा सकता है, 40 से मल्टीप्लाई किया था। और 20,000 इंटू 7.5। ये क्या फाइंड आउट कर रहा हूं मैं इसमें? पैकिंग मटेरियल की कंजम्पशन स्क्वायर फीट्स में। तो यहां से टोटल हो जाएगा किसका? नहीं, किसका किसका किसका? पैकिंग मटेरियल की कंजम्पशन स्क्वायर फीट्स में। तो ये फिगर बन जाएगी आई थिंक 214,000। और इसको फिर बेस बना के
18,60,000 एलोकेट करते हैं। तो फिनिशिंग टच जरा दे दें, सारी फिगर्स आ जाए आपके सामने, फिर आपने जहां जहां नोट करना होगा मैं अकॉर्डिंगली आपके सामने कर देता हूँ, या आपकी वर्किंग के बाद में ये कैलकुलेट करें। अच्छा, इसमें हो सकता है कि आपने वर्किंग करते हुए कुछ स्टाइल और बनाया हो, कुछ टेबल इस तरह की बजाय इस तरह बना लिया हो, तो दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू। ये वर्किंग का स्टाइल आपका अपना अपना हो सकता है, तो वर्किंग के स्टाइल में कोई इशू नहीं है, बस साफ सुथरी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो फिगर में कैलकुलेशन में इशू है वो मैं डेफिनेटली डिस्कस करना है। 5562 अब ये राउंड ऑफ करना है आपने जहां भी आ रहा, 1303,738। तो ये जो फिगर्स आएंगे डिवाइड होकर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बी एंड सी, नहीं स्क्वायर फीट की कंजम्पशन की बेस पे अब ऑपरेटिंग कॉस्ट के रुपीज एलोकेट हो गए हैं। ये रुपीज है या ये स्क्वायर फीट है? अब ये रुपीज है, ये रुपीज मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? 562,556,2, ठीक है, और 1303,738 ये फाइनल बताइए ये मैंने किया क्या किया। अब मैं दोनों कॉस्ट कौन सी, नहीं मटेरियल नहीं सही मेरा, पैकिंग मटेरियल एंड मतलब टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इकट्ठी करने लगा, टोटल फाइनली जो फर्दर पैकिंग मशीन और पैकिंग मटेरियल का खर्चा आना, तो इसका जरा टोटल कर दें मुझे। 31162 7303 738। तो ये वो फिगर्स है फिर फाइनली जो आपके इस फर्स्ट टेबल में जगह जाएगी, तो वो मैं लिख देता हूँ। उस ऊपर वाले टेबल को बाद में देख लीजिएगा, पहले अगर ये वर्किंग करनी तो मैं आपके सामने कर देता हूँ, इसको नोट करना अगर कर रहा है। ऐसे किसी का सही भी है तो सारों को सही होना, वैसे क्यों करवाया? चले करें, ठीक है, सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। लिख लें सर, हकीकत वही है जो है। कौन सा सवाल हो रहा है ये? क्वेश्चन नंबर बता दें, पेज नंबर रिपीट कर दें। पहले जो नोट करें प्लीज बताइए, लिख के ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप क्लियर है? आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह गया? ऑनलाइन स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ के अक्सर मुझे महसूस होता है कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एटलीस्ट घर जाके ट्राई करना बेटा मस्ट है यार, क्वेश्चन हो ना हो वो एक अलग इशू है, लेकिन कोशिश करना सोचना जरूरी है। ये नोट कर लीजिए वाला जो है आपके सामने। अगर किसी की गलती होगी तो बेहतर ये होगा कि दोबारा इसको फाइनल किया जाए, उसी के अंदर काट के, सही नहीं होगा बिकॉज ऐसे खराब हो जाएंगे बाद में रिवाइज भी नहीं होगी। जी सर, एक फर्स्ट टेबल भी था सर।
इसमें जरा फिगर्स पुट करवा दो, ये तो 2 खाली जगह छोड़ी हुई। 3116262 एंड 7303 बाकी आई होप के इशू नहीं है। सेल वैल्यू में से फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके, अब सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ मेथड ही है, एलोकेशन हो जाएगी। देख लें जी और क्या लिखना, नहीं बाकी तो कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से अगर बोर्ड से देख रहा तो बता दें, देख लें जो लिखना। आपने लिख लिया था, आप लिख रहे थे, ये नीचे वाली वर्किंग होगी तो बनाना टेबल तो ये वाला भी बनाना, अगर किसी ने बना लिया, जिन्होंने कर लिया है पेज नंबर 35 नहीं कर, पेज नंबर 35 क्रिकेट केमिकल्स के नाम से क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्या इससे पढ़ा जा सकता है? पढ़ के देखते हैं, शायद पढ़ा जा सकता है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है बेटा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? ये पेज नंबर सर 35, ये नोट कर लिया वर्किंग, क्वेश्चन नंबर 6 वाली वर्किंग नोट तो नहीं कर रहा? पेज नंबर 35 पढ़ दें, सवाल पढ़ दें पूरा। ये जरा एसी तो ऐसे 24 पर चली जाए, उसका फायदा कोई है नहीं, थोड़ी देर जरा 16 पे कर देगा, बाद में फिर अगर ठंड ठंडक होगी तो बंद कर देंगे। कौन कितने चल रहे हैं, उधर भी चल रहा है ये सारे, जरा सही करो टेम्परेचर। ये दूसरा भी है मेरे ख्याल, इसका दूसरा ना हो। नहीं बंद करके दोबारा चला, वैसे ही शायद। चल दूसरा तो करो, दूसरा कितने पे? हाँ? नहीं ये वाला तो बंद ही कर दे, ये रहने दे, ये रहने दे बस। अब नहीं ये बंद ही रहने दे, वो नहीं हो रहा। नहीं नहीं 16 पे कर, चल बाकी करे, ये चला चल जाएगा। ये दे दे दूसरा कर दे। बाकी कितने पे? ये सब 24 पे लगे हो मुझे लगा। उधर चला जाना उससे, ठीक है। ये भी चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये भी सही कर देगा। ये वाला उधर चला जाए यार, सलमान कोशिश कर मेरा भाई।
डर गए हो गए। एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा ट्राई करें। बिस्मिल्लाह नहीं ना पढ़ी था। असल में बच्चों ने बिस्मिल्लाह कहा ना सवाल को, तो साथ ही चल पड़ा। जी काजी साहब, कैसा लगा सवाल? काजी साहब का सवाल आना आगे से पेज नंबर बता दो। इसको होमवर्क रख के उठ जाए सर। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क रख लें, मंडे को इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। एक दो इश्यूज हैं, जरा कोशिश करें शायद रिजॉल्व हो जाए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी रखें। मिल गया पेज? पेज मिल गया? काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दो। चैप्टर पेज 24 है आपके पास। सर जी गेम आ गई है, आने दें, चलने दें। और ये प्लीज शर्ट्स यूनिट्स और केजीज कोई इशू नहीं है ना, परेशान हो। बताएगा तो ठीक है, वरना 1 केजी से 1 केजी ही 1 यूनिट है। और अगर कहेगा 2 केजी से भी बन जाएंगे, कहेगा तो 10 केजी से भी यूनिट बन सकता है। कोई इशू नहीं है, ये इस तरह नहीं होता। लेकिन बटन को रॉ मटेरियल तो नहीं ना यार, वो तो कपड़ा रॉ मटेरियल है। तो बटन तो जितने मर्जी लगी जाए, वो यूनिट थोड़ी कहलाएंगे। सर आने दें, सब कुछ आ जाना है सर, ना करें परेशान, ऐसे ही हो रहा है। ये इसमें जी जी उसमें वो एनआरवी मैट्रिक सर, उसमें सेलिंग एक्सपेंस यार लिए तो है यार, तो खुदा का नाम लिए तो सर, बाकी सब सर लिए तो है सर, लिए तो है। सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर तो दिए एनआरवी कैलकुलेट करते हुए। तो देखो तो सही। सर उसमें वो जो पहले वाला था, कौन सा पहले वाला? टेबल में दिए थे। कौन सा पहले वाला? और सर जी एलोकेशन तो पोलन पे ही होनी है ना यार। अगर सीड्स बना लेंगे तब भी जॉइंट प्रोडक्ट तो पोलन ही है ना। अगर सीड बनाएंगे तो क्या पोलन की बजाय सीड जॉइंट प्रोडक्ट हो जाएगी? जॉइंट कॉस्ट तो पोलन पे ही एलोकेट होनी है ना, लेकिन वही कॉस्ट अब सीड्स, तो एलोकेशन तो जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट होनी थी। तो अभी भी पोलन ही ऐसे ही होना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो रहा पहले। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे सर